नमस्ते सलाम मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। चलिए बढ़ते हैं पहले डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि भारत डायनामिक्स लिमिटेड को लेकर आ रही है। दरअसल बीडीएल ने अब हेलिना लॉन्चर और उससे संबंधित जो उपकरण है उनका अब छोटे बैच में उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया, जिसमें कि 20 से अधिक लॉन्चर और उससे संबंधित जो 7 आइटम्स है उनका निर्माण किया जाएगा। दरअसल दोस्तों, हेलिना लॉन्चर की जो असेंबली है उसे एक डेजिग्नेटेड वेंडर यानी कि किसी नामित विक्रेता के द्वारा निर्मित और उनकी सप्लाई की जाएगी। हालांकि ये पूरा जो प्रोडक्शन होगा वो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के अनुसार ही किया जाएगा। हालांकि बताया जा रहा है कि गैस बोतल और जो कूलिंग सिस्टम असेंबली है उसे अभी इस शुरुआती बैच में शामिल नहीं किया जाएगा, लेकिन एक पूरे कंप्लीट हेलिना सिस्टम के लिए ये एक बहुत जरूरी कंपोनेंट है। डीआरडीओ के द्वारा निर्मित हेलिना मिसाइल, जो कि एक अत्यधिक सक्षम एंटी टैंक मिसाइल प्रणाली है, ये अपनी सटीकता और इफेक्टिवनेस के साथ लक्ष्यों को भेदने के लिए डिजाइन की गई है। और लॉन्चर के साथ इसका इंटीग्रेशन इंडियन आर्मी को युद्ध के मैदान में दुश्मनों के बख्तरबंद वाहनों का मुकाबला करने के लिए एक शक्तिशाली क्षमता भी प्रदान करेगा। ये जो हेलिना लॉन्चर का शुरुआती उत्पादन है यानी कि प्रारंभिक उत्पादन है, उससे आप समझिए कि भविष्य में इस सिस्टम के बड़े पैमाने पर उत्पादन और तैनातगी होने का रास्ता खुल चुका है। और भारतीय सेना आप सब जानते हैं कि अपने आप को मॉडर्नाइज कर रही है। ऐसे में हेलिना मिसाइल प्रणाली उनकी कॉम्बैट रेडीनेस को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि स्वदेशी C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को लेकर आ रही है। दरअसल दोस्तों, C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के लिए मेड इन इंडिया पहला फ्यूजलाज तैयार हो गया है, जो कि भारत के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में एक बड़ी उपलब्धि है। और यह फ्यूजलाज टाटा एयरबेस के द्वारा इंडियन एयरफोर्स के लिए 40 यानी कि 40 C295 एयरक्राफ्ट बनाने की परियोजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब इस फ्यूजलाज को जल्द ही गुजरात के वडोदरा में टाटा एयरबस फाइनल असेंबली लाइन यानी कि फैल फैसिलिटी में पूरी तरीके से असेंबल किए गए C295 में इंटीग्रेट किया जाएगा। C295 उत्पादन के लिए टाटा एयरबस साझेदारी एक ऐतिहासिक प्रयास भी है, क्योंकि ये भारतीय रक्षा विमानन में निजी क्षेत्र की बढ़ती भूमिका की नींव भी रखता है। आपको मैं बता दूं कि वडोदरा फैल न केवल विमान को असेंबल करेगा, बल्कि जो हमारे घरेलू आपूर्तिकर्ता है उनसे प्राप्त कंपोनेंट्स को भी इंटीग्रेट करने के लिए जिम्मेदार होगा। यानी कि देश के अंदर ही इस एंड टू एंड क्षमता से लागत, टाइम और जो लॉजिस्टिक चुनौतियां हैं उसमें भारी कमी आएगी, और साथ ही भारत के एरोस्पेस विनिर्माण का जो आधार है उसका विस्तार शुरू हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, हैदराबाद की एरोस्पेस स्टार्टअप ब्लूजे एरो ने अपने इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग यानी कि वीटोल एयरक्राफ्ट का फुल स्केल पर लाइव उड़ान प्रदर्शन सफलतापूर्वक आयोजित किया है। बता दें कि हैदराबाद की जो स्टार्टअप है वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रिक प्रपल्जन पर संचालित लंबी दूरी के ऑटोनोमस ईवीटोल विमान को विकसित करने पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है। और ये जो अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी है उसका उद्देश्य बैटरी से चलने वाले इलेक्ट्रिक विमानों की सीमाओं को संबोधित करना है, जिससे कि लंबी उड़ान, रेंज और भारी पेलोड को सक्षम किया जा सके। आपको बता दें कि इस ईवीटोल की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि ऑटोनोमस फ्लाइट है, लंबी दूरी की क्षमता है, यानी कि ये एयरक्राफ्ट 100 किलोग्राम के पेलोड के साथ 300 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, आप सब जानते हैं कि भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। ऐसे में दोस्तों, भारत की इस लिस्ट में 3 टॉप डिफेंस एक्सपोर्ट कस्टमर्स जुड़े हैं, जिसमें कि फ्रांस, अर्मीनिया और अमेरिका शामिल है। भले ही भारत दुनिया भर में 100 से अधिक देशों को अपने मिलिट्री इक्विपमेंट्स को एक्सपोर्ट कर रहा है, लेकिन पिछले वित्तीय वर्ष में जो टॉप 3 कंट्रीज हैं, अमेरिका, फ्रांस, अर्मीनिया, ये इस लिस्ट में शामिल हुई है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि भारत ने अमेरिका को जो एक्सपोर्ट किया है उसमें लॉकहीड मार्टिन और बोइंग जैसी ग्लोबल डिफेंस कंपनियां हैं। इन कंपनियों के लिए भारतीय फर्मों ने विमानों और हेलीकॉप्टरों के महत्वपूर्ण हिस्से एक्सपोर्ट किए हैं। साथ ही साथ फ्रांस को तो भारत ने काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण एक्सपोर्ट किए हैं, जबकि अर्मीनिया को तो आप सब जानते हैं कि ATAGS आर्टिलरी गन, पिनाका यानी कि पिनाक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार और अन्य महत्वपूर्ण सिस्टम शामिल है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, हाल ही में दोस्तों प्रोजेक्ट 77 के तहत भारत सरकार ने 2 परमाणु अटैक सबमरीन्स यानी कि SSN के विकास के लिए मंजूरी दे दी है। यानी कि अब भारत का जो परमाणु पनडुब्बी प्रोग्राम है वो अपने नेक्स्ट स्टेज पर आ गया है। अब कुछ रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा जा रहा है कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर सेकंड जनरेशन के 190 मेगावाट परमाणु रिएक्टर पर काम पिछले 8 सालों से कर रहा है, जिनका इस्तेमाल हमारे आने वाली पनडुब्बियों को पावर देने के लिए किया जाएगा। अब ये जो 2 SSN है उनकी मंजूरी के साथ भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को मजबूत करेगा। दोस्तों, इन SSN के लिए जो 190 मेगावाट का रिएक्टर तैयार हो रहा है वो मौजूदा 83 मेगावाट रिएक्टरों का एक अपग्रेड वेरिएंट है, जो कि इस वक्त अरिहंत क्लास के बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स को पावर दे रहे हैं। और ये भारत की घरेलू रूप से विकसित परमाणु पनडुब्बी है। वहीं कुछ अधिकारियों की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो नया रिएक्टर है वो अरिहंत के 83 मेगावाट परमाणु संयंत्र का एक एडवांस संस्करण है,
जैसे कि मैंने अभी आपको बताया भी। हालांकि इसमें कुछ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और सुधार भी किए गए। आपको बता दें कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कई वर्षों से प्रोजेक्ट 77 SSN के लिए 190 मेगावाट न्यूक्लियर प्लांट का डिजाइन तैयार करा है, लेकिन अब ये डिप्लॉयमेंट के लिए भी तैयार है। और कहा जा रहा है कि इस रिएक्टर का इस्तेमाल शुरुआत में S5 क्लास की SSBN में किया जाएगा, जो कि नेक्स्ट जनरेशन का प्लेटफॉर्म है। और इससे भारत के परमाणु डिफेंस क्षमता जो है उसको बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। यानी कि आप ये समझिए दोस्तों, प्रोजेक्ट 77 SSN जिसको अप्रूवल मिल चुका है, और साथ ही इसमें अगर 190 मेगावाट का परमाणु रिएक्टर लग जाता है जो कि देश में बना हुआ है, तो आप समझिए इससे भारत की आक्रामक और जो डिफेंस क्षमता है वो काफ़ी बढ़ जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। उत्तर प्रदेश पुलिस फोल्डिंग बट स्टॉक के साथ 7.62 × 39 mm की असॉल्ट राइफलों की 405 यूनिटें खरीदना चाहती है। इससे पहले उन्होंने एवेल से त्रिची असॉल्ट राइफलें भी खरीदी हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों दृष्टि 10 UAV आप सब जानते हैं, जिसे अडानी डिफेंस सिस्टम के द्वारा बनाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट को एक बड़ा धक्का लग गया है। शुरुआत में भारतीय सेना और भारतीय नौसेना ने 2 दृष्टि 10 UAV को लिया था अडानी डिफेंस से, ताकि इनका मूल्यांकन किया जा सके, इनकी परफॉर्मेंस देखी जा सके। लेकिन कुछ खबरें बताती हैं कि शायद ही अब दृष्टि 10 के और ऑर्डर दिए जा सकें, यानी कि मुश्किल हो गया है अब दोबारा ऑर्डर दिए जाने को लेकर, क्योंकि दोस्तों इसकी परफॉर्मेंस से खुश नहीं है हमारी आर्म फोर्सेस। दृष्टि 10 की कई दिक्कतें सामने आई हैं, जिसमें कि हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशन करने में ये जो UAV है वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा है। अब कहा जा रहा है कि भारतीय सेना, एयरफोर्स और नेवी 76 नए मेल UAVs के लिए एक टेंडर जारी कर सकती हैं, जिसमें से कि 60 यूनिटें आर्मी को मिलेंगी, 12 इंडियन एयरफोर्स को और 4 नेवी को मिलेंगी। और इस टेंडर के माध्यम से हमारे आर्म फोर्सेस को मोस्ट एडवांस UAV मिल जाएंगे, और शायद दोस्तों अब दृष्टि 10 को साइड कर दिया जाएगा। और इंडियन आर्म फोर्सेस के इस टेंडर के लिए कई जो विदेशी और भारतीय आर्म फोर्सेस के इस टेंडर के लिए कई जो देश हैं वो इस ऑफर को पाना चाहते हैं, जो कि अपने एडवांस मेल UAV प्लेटफॉर्म को इंडियन आर्म फोर्सेस को दे सकें। हालांकि इस टेंडर में एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जो भी कंपनी सेलेक्ट होगी उसे स्थानीय स्तर पर भारत में ही इन्हें बनाना होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। वेदा एरोनॉटिक्स ने एक एडवांस फायर कंट्रोल सिस्टम AGS 30 तैयार किया है, जिसमें कि उन्होंने थर्मल इमेजर और लेज़र रेंज फाइंडर लगा रखे हैं, जिससे कि ये अपने टारगेट्स को आइडेंटिफाई और ट्रैक कर सकता है, वो भी लो विजिबिलिटी और एडवर्स वेदर कंडीशन में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। कुछ डिबेट स्टार्ट हो रखी है यूरोफाइटर टाइफून और राफेल फाइटर जेट को लेकर, और कहा यह जा रहा है कि यूरोफाइटर टाइफून राफेल को बीट कर सकता है 114 MRFA कंपटीशन में। दरअसल दोस्तों यूरोफाइटर जो पिछली MMRCA टेंडर था उसमें वो सिर्फ इसी वजह से बाहर हो गया था, बिकॉज ऑफ इसकी कीमतें बहुत ज़्यादा थी और इसकी लाइफ साइकिल कॉस्ट भी 20% ज़्यादा थी राफेल फाइटर जेट के मुकाबले, जिससे कि उस दौरान भी राफेल फाइटर जेट को इसीलिए जीत मिली थी कि ये उससे सस्ता है। लेकिन दोस्तों यूरोफाइटर टाइफून को भारतीय वायुसेना काफ़ी अच्छा मानती है, और खास करके इंडियन एयरफोर्स ने इसके टेक्निकल इवैल्यूएशन भी किए हैं, जिसमें कि ये बहुत ही उम्दा फाइटर जेट पाया गया। दरअसल अब मैं आपको बता दूं कि एयरबस ने भारत को अपने लेटेस्ट यूरोफाइटर टाइफून ट्रेंच 5 का ऑफर किया है MRFA के तहत, जिसमें कि इसकी कीमतें भी 30% कम होंगी, और जो भारतीय फैसिलिटी होगी वो हर साल यहाँ से 24 यूरोफाइटर टाइफून्स को बना सकती है। और आपको मैं बता दूं कि यूरोफाइटर टाइफून भी मैच्योर मिसाइल ले जा सकता है। यहाँ तक दोस्तों परफॉर्मेंस की बात की जाए यूरोफाइटर टाइफून की, तो ऑब्वियस सी बात है ये फाइटर जेट दोस्तों एयर टू एयर मोड में राफेल से अच्छा है, खास करके डॉग फाइट और हाई एल्टीट्यूड इंटरसेप्शन के लिए। यानी कि दोस्तों अगर यूरोफाइटर राफेल फाइटर जेट को पछाड़ता है, और वैसे भी एक तरह से शुरुआत तो हो गई है, कीमतें इसकी कम हो गई हैं, और इंडियन एयरफोर्स तो ऑलरेडी इसकी परफॉर्मेंस से खुश भी है, तो इससे दोस्तों भारत को यूरोफाइटर टाइफून की ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी में मिल जाएगी और एक अच्छा फाइटर जेट मिल जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। वहीं कुछ खबरें आ रही हैं कि अब इजराइल से निपटने के लिए ईरान रशिया से S-400 खरीदने वाला है, और हाल ही में आपने देखा होगा किस तरीके से इजराइल के फाइटर जेट्स ने ईरान में तबाही तो मचाई, साथ ही पोल खोल कर रख दी ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम्स की। ऐसे में ईरान अब भौखला गया है और उसको लगता है कि इजराइल के F-16 और F-35 का मुकाबला करने के लिए S-400 ही एक बड़ा काम कर सकता है। तो फिलहाल इधर तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब या कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।